तो हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रियम्बल का ओवरव्यू लेंगे, फिर कुछ कीवर्ड जो प्रियम्बल के अंदर हैं उनका हम मीनिंग देखेंगे, फिर हम मेजर इश्यूज़ और जजमेंट्स जो प्रियम्बल के साथ जुड़ी हुई हैं उनको देखेंगे, और फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रियम्बल के बेसिस पे आए हुए हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर सकें यूपीएससी के ही क्वेश्चंस के ऊपर। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें एंड तक, तो आपको ये पूरे का पूरा जो है ये समझ आ जाएगा। तो मैं प्रियम्बल की वर्डिंग को पढ़ लेता हूँ आपके लिए। प्रियम्बल की वर्डिंग है, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये इसकी वर्डिंग है। अब हम इस वर्डिंग में जो जो टफ वर्ड आए हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि अगर प्रियम्बल में हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देखें प्रीवियस ईयर्स का, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उनका जो मैक्सिमम फोकस रहता है वो रहता है कि प्रियम्बल के अंदर वर्डिंग पे, कि क्या वर्ड प्रियम्बल में आया है या नहीं आया, फिर उस वर्ड का क्या मीनिंग आता है या नहीं आता। तो मतलब वर्ड क्या है, क्या ये वर्ड प्रियम्बल के अंदर है या नहीं है, तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आते हैं। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। फिर इसके ऊपर जो जो अमेंडमेंट्स हुई उन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है। और फिर इस प्रियम्बल का कंपैरिजन भी किया जा सकता है किसी और पार्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो चीज़ भी जो है वो हमें याद ध्यान में रखनी है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे पॉलिटी में तो उसको हम पुरानी चीज़ के साथ कंपेयर भी करने की कोशिश किया करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रियम्बल है ये हमें बताता क्या क्या है। तो सबसे पहले ये सोर्स बताता है, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर आपने पढ़ा वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पावर, ये जो अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इससे क्या पता चलता है, जो अथॉरिटी है, जो रियल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके हाथ में रखता है, पीपल ऑफ इंडिया। अब साथ में ये क्या बताता है, नेचर ऑफ स्टेट। आपने प्रियम्बल में ये वर्ड पढ़ा होगा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये क्या बताता है कि हमारी जो स्टेट है वो किस तरह की है, वो सोवरन भी है, वो सोशलिस्ट भी है, वो सेकुलर भी है, वो डेमोक्रेटिक भी है और वो रिपब्लिक भी है। अब इनके वर्ड्स के मीनिंग हम नीचे देखेंगे अलग से। फिर ये हमें ऑब्जेक्टिव्स भी बताता है कि प्रियम्बल का कुछ जो है वो काज भी है, कुछ वो अचीव भी करना चाहता है। तो क्या क्या वो पाना चाहता है, क्या क्या हासिल करना चाहता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये वर्ड्स भी आपको ऊपर प्रियम्बल में दिखाई दिए। अब साथ में ये भी बताता है अडॉप्शन डेट की, ये प्रियम्बल जो है किस डेट को अडॉप्ट किया गया, नवंबर 26, 1949। ये यहाँ पे ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये अपनी अडॉप्शन की डेट को भी बताता है। अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स थे जिनका हमें मीनिंग जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, हम जो इंडिया के लोग हैं, तो ये बताता है कि ये जो भी पावर है वो कहाँ से आती है, वो लोगों से आती है। उसके बाद एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं सोवरन। सोवरन का ये मतलब होता है कि जैसे कोई कंट्री है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। जैसे इंडिया अपने फैसले हर जगह खुद ले सकता है, इसको अपने फैसले लेने पे किसी दूसरी कंट्री पे या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये अपना हर फैसला इंडिपेंडेंट ले सकता है बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, एक सोवरन नेशन है। उसके बाद दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो है इसका क्या मतलब है,
तो इससे पहले आप ये देखो कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म ये होता है कि जो एक पॉलिटिकल आइडिया होता है जो इस बिलीफ पे टिका होता है कि जितने भी लोग हैं वो जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल हैं, और जो भी पैसा है, जो भी मनी है, और जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो जो है वो सब में क्या है, बराबर बंटनी चाहिए। तो मतलब सोशलिज्म क्या कहता है कि सारे लोग बराबर हैं और पैसा और प्रॉपर्टी जो है वो सब में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। मगर जो इंडियन कंटेक्स्ट में जो हमारे पास सोशलिज्म है, ये है इसकी एक फॉर्म जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि इसमें जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पाए जाते हैं। जैसे जो सोशलिज्म आइडियल सिचुएशन में होता है उसमें जो है ये दो सेक्टर नहीं पाए जाते, मतलब उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं होता, मतलब कोई अपना लैंड या प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकता सोशलिज्म में, क्योंकि सब बराबर हैं तो सबको बराबर प्रॉपर्टी बांटनी है, सबको सब कुछ बराबर देना है। तो उस चक्कर में एक बंदा अमीर या दूसरा बंदा गरीब नहीं हो सकता। तो मगर जो इंडिया के कंटेक्स्ट में है ये क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और साथ में पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है। ये दोनों का एक कम्बिनेशन है डेमोक्रेटिक वे में। मतलब डेमोक्रेटिक वे में जैसे हम एक डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए हम इस टाइप की सोशलिज्म को क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और वो जो बराबरी, सबको बराबर करने की कोशिश करेगी, वो कौन करती है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि गरीबी को हटाया जाए और सबको एक लेवल पे लाया जाए। मगर फिर भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी मौजूद हैं, इसलिए ये जो हमारा टाइप का सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है वो है डेमोक्रेटिक। उसके बाद एक वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये है कि हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस और सपोर्ट दी जाएगी, मतलब किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जाएगा, किसी के लिए कुछ कम नहीं किया जाएगा, मतलब सब रिलीजन्स को बराबर इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ना किसी के फेवर में एक्स्ट्रा कुछ किया जाएगा, ना किसी के अगेंस्ट कुछ किया जाएगा, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाना चाहिए। फिर डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब जब हम वोट डालते हैं, वोट डालने से हम अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं या फिर हम जो है एमपी चुनते हैं, तो वो जो हम अपना नेता चुन के भेजते हैं वो जो है वो अडल्ट सफरेज पे डिपेंड करता है। अडल्ट सफरेज क्या हो गया कि हर बंदे को जो जवान है, अडल्ट है, एक पर्टिकुलर एज अचीव कर चुका है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो वोट डाल सकता है। यूनिवर्सल मतलब हर, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो भी अडल्ट हो गया है, एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन की है, वो वोट डाल के अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। फिर रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो स्टेट का हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया का स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शंस कराते हैं। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी जो है हेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का बच्चा जो है वो हेड बन जाएगा या वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए भी क्या होते हैं, इलेक्शंस। तो यहाँ का रिपब्लिक का क्या मतलब है कि स्टेट का हेड जो है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। तो हम इस केस में रिपब्लिक भी है। फिर यहाँ पे प्रीएम्बल में एक वर्ड आया था जिसे हम क्या कहते हैं, जस्टिस। अब जस्टिस का जो है हमारे पास, जस्टिस जो है वो होता है इंसाफ। तो वो यहाँ पे 3 तरह का जो है इंसाफ जो है वो सबके लिए किया गया। एक हो गया सोशल, एक हो गया इकोनॉमिक और एक हो गया पॉलिटिकल हो गया वोट डालने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार। इकोनॉमिक हो गया कि अमीरी गरीबी जो है वो, और सोशल हो गया कि कोई कास्ट ऊपर नीचे नहीं। तो मतलब इस तरह की जस्टिस की ये बात करती है। जस्टिस हो गया इंसाफ। तो इंसाफ हम किस किस चीज़ पे कर सकते हैं, सोशल बेसिस पे भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे भी कर सकते हैं और पॉलिटिकल बेसिस पे भी इंसाफ कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। तो मगर ऐसी लाइबर्टी, ऐसी फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर एग्जीक्यूट की जाए, मतलब जितना कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है उसके अंदर आपको आज़ादी है चलने फिरने की, बात करने की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो मतलब इनफाइनाइट फ्रीडम नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंडर आपको लाइबर्टी है,
ठीक है। ऐसा नहीं लाइबिलिटी कि आपको कुछ भी ज़्यादा दी जाए तो आप चोरी करने लग जाओ, आप जो है कोई गलत एक्टिविटीज़ करने लग जाओ, तो लाइबिलिटी है मगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, लिमिट्स के अंदर। फिर उसके बाद इक्वालिटी, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि किसी सब बराबर है, मतलब किसी तरह की किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया, भाईचारा। अब ये है, तो इसमें फ्रेटर्निटी में हम क्या करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशनल यूनिटी की भी हम बात करते हैं कि इंसान जो है वो अपनी डिग्निटी भी बना के रखें, अपनी शान भी बना के रखें और नेशनल यूनिटी मतलब पूरी की पूरी जो है नेशंस को भी ब्रदरहुड के तहत जोड़ के रखें, ठीक है। अब कुछ इश्यूज और जजमेंट्स जो प्रीएम्बल के रिलेटेड हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है भी या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भी या नहीं। तो ये जो स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल है ये वक्त वक्त पे बदलता रहा। और क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स की वजह से ये स्टेटस बदलता रहा। क्या क्या बदलता रहा? जैसे सबसे पहले बेरुबरी यूनियन केस जो था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो मतलब 1960 की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। मगर ये कहा कि इसको हम मदद इसकी ले सकते हैं ताकि इंटरप्रेट कर सकें जो एम्बिगुअस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविज़न हैं जिनमें थोड़ी एम्बिग्विटी है, मतलब थोड़ा शक है, तो उन एम्बिगुअस प्रोविजंस को प्रीएम्बल की मदद लेके समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, मगर ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। मगर उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दी 1973 में। इसमें कोर्ट ने अपना पूरा स्टेंस बदल दिया, जो पहले उसने कहा था वो अपनी बात बदल दी। अब कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब 1973 के बाद क्या हो गया कि ये जो है प्रीएम्बल वो अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चलती हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट वक्त वक्त पे रिवाइज कर सकती है। यूजुअली ने जो एक बार उसने कह दिया वो दूसरी बार भी कहे, तो मतलब वो अपने फैसले को बदल भी सकती है। तो ये जो केसवानंद, अब क्या है, दो केस हुए। बेरुबरी यूनियन केस ने 1960 में कहा कि नहीं है पार्ट, मगर केशवानंदा भारती ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट है। तो हम जो लेटेस्ट जजमेंट है उसी को मानते हैं। तो इसने साथ में ये भी जोर डाला कि प्रीएम्बल जो है एक वाइटर रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम समझें, ठीक है। अब एक और केस भी था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को फिर दोहराया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर इसको डायरेक्टली कोर्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब इसको लागू नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट्स को कहो कि प्रीएम्बल को लागू करो या प्रीएम्बल को इन्फोर्स करो, तो आप कोर्ट से इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर कोर्ट्स इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब ये तो ख़त्म हो गया पार्ट। अब क्या है, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिगुअस आर्टिकल्स को भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा अब प्रेजेंट स्टेटस है। अब ये है कि क्या ये अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो देखो, ये भी केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर ये वैसे भी अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर नहीं भी पता होता, अगर हमें ये टॉपिक जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आगे वाली लाइन ये ना भी पता होती, तो भी आप कह सकते हो अभी तो केशवानंदा भारती केस में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को तो अमेंड किया ही जा सकता है ना। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी दूसरे पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, तो अगर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर दूसरे पार्ट को अमेंड किया जा सकता है तो ये भी एक पार्ट है, तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो मतलब हम अपनी कॉमन सेंस से भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो हम कह सकते थे। मगर फिर भी चलो हम पढ़ लेते हैं क्या कहा केशवानंदा भारती केस ने। तो इसने कहा कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बट जो बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, इसके ऊपर हम अलग से पूरा जो है देखेंगे क्या है क्या नहीं।
फ़िलहाल आप शॉर्ट में ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप कुछ भी करके अमेंड नहीं कर सकते। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स दे के बताता है कि ये चीज़ भी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये चीज़ भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता या इसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो मगर ये बेसिक स्ट्रक्चर हम अलग से भी पढ़ेंगे। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। तो 1973 में ये जजमेंट आई जिसने दोनों चीज़ें कह दी, एक तो ये कह दिया कि ये प्रियम्बल पार्ट है और दूसरा ये कह दिया कि इसको अमेंड भी किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई और ये सिर्फ एक ही बार हुई है। ये फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट जो प्रियम्बल की हुई वो भी यही है और लास्ट टाइम जो हुई वो भी यही है, मतलब सिर्फ एक अकलौती बार ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, कोई दूसरी तीसरी बार नहीं किया गया, सिर्फ एक पहली और आखिरी बार वही थी। ठीक है, और इसमें किया क्या गया, प्रियम्बल के अंदर जो आपको दो वर्ड दिखते हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये इस अमेंडमेंट ने 42nd अमेंडमेंट ने जो है ऐड किए थे। तो पहले ये वर्ड जो थे ये नहीं थे, तो ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हैं ये इंसर्ट किए गए थे। मगर कहाँ इंसर्ट किए गए थे, सोवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में। तो जब आप यहाँ पे प्रियम्बल देखोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये देखो सोशलिस्ट एंड सेकुलर, तो ये सॉवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किए गए थे। ये दोनों के दोनों जो हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमको बदलाव लाते हैं, अब उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसको लाने का एक तरीका होता है, वो तरीका भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम पॉलिटी आगे लेके जाएंगे। तो फिलहाल क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीली हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जो बदलाव आया था उसमें ये दो वर्ड ऐड किए थे और साथ में यूनिटी ऑफ नेशन को बदल के कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। पहले क्या था, यूनिटी ऑफ नेशन, अब क्या इसी अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया था, यूनिटी के साथ एक और वर्ड भी ऐड कर दिया गया था, एंड इंटेग्रिटी। तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जैसे आप यही प्रेम्बल पे देख लो, तो पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, यूनिटी, पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था, अब क्या है, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। उसके बाद तो अब क्या है, कुल मिला के ये चेंजेस की थी, एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था और सेकुलर वर्ड ऐड किया था सोवरन और डेमोक्रेटिक के सेंटर में, और साथ में यूनिटी के साथ क्या ऐड किया था, एंड इंटेग्रिटी भी ऐड कर दिया था। तो मतलब यूनिटी ऑफ द नेशन को बदल के क्या बना दिया था, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये जो चेंजेस आई, ये ऐसे नहीं कि आई, इनको रिकमेंड करने के लिए कमेटी थी और उस कमेटी का क्या नाम है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपको ये कमेटी भी याद रखनी पड़ेगी कि ये रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे ये चेंज की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो अब कुछ हम क्वेश्चन जो हैं प्रियम्बल पे वो लगाने की कोशिश करते हैं यूपीएससी के ही, और अब आपसे पूछते हैं और आप भी सोचें और मैं भी बताता हूँ कि अब आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो क्या है। ए पार्ट कहता है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी तो आपने पढ़ा कि क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इतना हिस्सा तो ठीक है, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। अब सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, मगर हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो पहले हम सारे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। जैसे ये देखो, ये लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या कहता है, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। तो यहाँ तक ये भी सेम है, यहाँ तक जो स्टेटमेंट है पहले की और दूसरे की भी सेम है, आगे इसकी स्टेटमेंट थोड़ी अलग है। तो इसलिए हम सिर्फ अकेला ये पार्ट पढ़ के आंसर नहीं दे सकते, हमें पहले ये फोर्थ पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके हम बात कर सकते हैं। मगर पहले हम दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना हो। अभी हमने पढ़ा ये केशवानंदा भारती केस में कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा। अब तीसरे को भी पढ़ लेते हैं। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तो इसका लीगल इफेक्ट भी वैसा ही है जैसा बाकी किसी भी पार्ट का है, तो ऐसा तो नहीं है। हमने ये कहा था कि इसको यूज़ किया जा सकता है एम्बिगुअस केसेस में, जो एम्बिगुइटी है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविज़न में, तो उस एम्बिगुइटी
के वक्त हम प्रियम्बल का भी साथ में यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि वो प्रोविज़न क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बाकी पार्ट हैं उन्हीं की तरह ये नहीं है, मतलब बाकी पार्ट में अगर कोई इशू होगा तो एम्बिग्विटी होगी तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका लीगल इफेक्ट बाकी पार्ट्स की तरह नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट से जो है लागू करवा सकते हैं। अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ कि भाई मेरा ये जो राइट है ये मेरा सरकार खनन कर रही है। मगर अगर मैं वहीं पे अगर प्रियम्बल में कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, कोई सरकार प्रियम्बल की कोई चीज़ है उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, तो मैं कोर्ट में नहीं मूव कर सकता। तो हमने यही कहा था ना कि कोर्ट में हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया कि इसका सेम लीगल इफेक्ट है जैसा बाकी किसी पार्ट का नहीं, सारे पार्ट्स की तरह इसका लीगल इफेक्ट नहीं है। तो अब बचा कौन सा, सिर्फ पहला और फोर्थ। तो पहला सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ तक तो ये भी सेम है, और साथ में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो मतलब इसका कोई जो लीगल इफेक्ट है वो नहीं होगा अगर इसको अकेला उठा के देखेंगे। मगर अगर दूसरे पार्ट के साथ देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था वही लाइन पढ़ी थी कि अगर एम्बिगुअस प्रोविजन होगी उसके साथ उठा के देखेंगे तो ये वैल्यू रखता है, इस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, कि ये पार्ट है तो है कॉन्स्टिट्यूशन का मगर इसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, मगर अगर किसी दूसरे प्रोविज़न के साथ हम देखेंगे तो इसका लीगल इफेक्ट बनाया जा सकता है, उसके प्रोविजंस को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो सीधा पता चल जाएगा, जैसे आप प्रियम्बल पढ़ोगे लिबर्टी ऑफ थाट आपको दिखाई देगा, आपको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई देगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ दिखाई देगा, मगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिखाई देगा। देखना ये हमारे पास प्रियम्बल है, आप देखें यहाँ पे आपको कहीं पे भी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिखाई देगी। देखो लिबर्टी ऑफ थाट भी है, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, फेथ भी है और वर्शिप भी है, मगर कोई इकोनॉमिक का वर्ड आपको लिबर्टी के अंदर नहीं दिखेगा। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो बाहर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत निकलेगा, वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड, तो कौन सी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बाकी सब हैं। उसके बाद जो माइंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनका किस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अभी हमने जो प्रियम्बल पढ़ा है तो हमें तो सामने पता चला ना कि इसमें प्रियम्बल का में बनाने वालों का दिमाग दिख रहा है कि वो अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो मतलब हम ये करना चाहते हैं, इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं, हम यहाँ के भारतवासी, यहाँ के देशवासी क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो जो वो मेकर्स का थॉट प्रोसेस था तो वो किसके अंदर था, प्रियम्बल के अंदर। तो ये ऑप्शन इसका भी क्या हो गया, प्रियम्बल। अब बाकी इकोनॉमिक जस्टिस जो है, अब देखो सब ऑप्शंस हैं, सबसे हमें बेस्ट चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, प्रियम्बल, जिसमें अभी मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ के बताई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व, तो हम ये बनाना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि मेकर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो क्या बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है वो प्रोवाइड की गई है किस किस के अंदर। देखो ये प्रियम्बल में जस्टिस जो है यहाँ पे इकोनॉमिक जो है वो प्रोवाइड की गई है। इवन अगली बार अगर कोई पूछे पॉलिटिकल जस्टिस तो हाँ पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड की गई है, अगर कोई बोले सोशल जस्टिस तो सोशल भी प्रोवाइड की गई है, सोशल भी की गई है, इकोनॉमिक भी की गई है और पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कौन सा था, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक इसका मतलब है प्रियम्बल के अंदर तो हर हाल में है ही है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि प्रियम्बल के अंदर तो है, यहाँ पे भी प्रियम्बल है, यहाँ पे भी प्रियम्बल है। तो मतलब या तो इसमें भी हो सकती है या तो दूसरे में भी हो सकती है। तो इसमें प्रियम्बल नहीं है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ द वो भी गलत है क्योंकि प्रियम्बल के अंदर तो है। तो बचे हमारे पास कौन से ऑप्शन, द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ना तो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो इसलिए अब आपको ये पता नहीं होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मगर ऐसे ही आइडिया के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि हमारे हक क्या हैं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, राइट टू मतलब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। तो मतलब जो राइट्स हैं ये
उसके बारे में बात करता है। मगर ये क्या है, वर्ड क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस, तो मतलब इंसाफ। तो यहाँ पे जो है अगर ऐसे ही हम जनरल आइडिया लगाएं तो राइट्स से ज़्यादा ये डायरेक्टिव राइट्स में ये चीज़ हमें उतनी अच्छी दिखती नहीं है, ऐसी जनरल आइडिया। हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, मगर पढ़ने से पहले ही मैं कह रहा हूँ राइट्स क्या होते हैं। जैसे सब बराबर हों, ये भी एक राइट है। कोई ऊपर नीचे ना हो, ये भी एक राइट है। फिर उसके बाद किसी को एम्प्लॉयमेंट अपनी मर्ज़ी की करने से ना रोका जाए, किसी को भी कुछ उसकी मर्ज़ी का कहने से ना रोका जाए, किसी को भी उसको रिलीजन जो है वो प्रोफेस करने से ना रोका जाए। तो ये होता है राइट्स के अंदर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं कि ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो स्टेट को बोलते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो जब स्टेट को बोला जाएगा, मतलब नेशन को बोला जाएगा कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो ऐसा ऐसा करने पे वो इकोनॉमिक जस्टिस की भी तो बात करेगा ना। कि अगर स्टेट को कोई कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट को कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें सबको बराबरी पे लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तुम्हें कोई अमीर गरीब नहीं रखना चाहिए, तुम्हें वुमेन के रिलेटेड ऐसा करना चाहिए, तो वो कौन करेगा? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डिक्टेट करते हैं, जो बताते हैं स्टेट को कि क्या करना है, तो वो भी करेगा। ये कॉमन सेंस से मैं बोल रहा हूँ, मतलब आगे हमने नहीं पढ़ा, तो जो ही हम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तब तो हमें डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि ये है ही है। अभी मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसी पॉलिसी बनानी है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो कौन सा? प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहती है, आप जब इसको पढ़ोगे, इसके अंदर की वर्डिंग देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकया ही ये जो है ये इसकी बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अगर छोड़ दो, उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो मतलब जो यूनिवर्सल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन है, तो वो किस किस में पाई जाती है? तो प्रीएम्बल में भी पाई जाती है। देखो यहाँ पे जस्टिस की, इकोनॉमी की बात भी आती है, तो यूनिवर्सल को ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो उसमें भी जस्टिस की बात तो होगी, तो प्रीएम्बल में पाई जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी पाई जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट करेगा कि इस तरह की जस्टिस दी जाए, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाए और ऐसे ऐसे प्रोविजन बनाए जाएँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पाई जाएगी, क्योंकि जो ड्यूटीज़ अगर इंसानों के ऊपर रखी जाएंगी कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें जानवरों को बचाना है, तुम्हें देश की रक्षा करनी है, तो उसमें भी होगा। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? 1, 2 एंड 3। बाकी ये जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे तो आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे से करोगे। तो इन क्वेश्चन को हम रिपीट भी करेंगे जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ पढ़ लेंगे, उस वक्त आप और बेटर वे में समझ सकोगे। तो अब ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप के चैनल पे भी मिल जाएगा, और दोनों का लिंक जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप कमेंट करके भी कोई आपकी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, और हम ऐसे ही और वीडियोस जो है वो बनाते रहें। और जितनी आपकी सपोर्ट रहेगी उतना ही हम अच्छा जो है कंटेंट पे काम करेंगे। जैसे ये पहले टाइप की सीरीज़ होगी कि जिसमें हमने कंसेप्ट भी पढ़ा और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में हमने रिलेट करके देखे। तो इसी तरह आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको हर अपडेट जो है वो मिलती रहेगी।